हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास भारती आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास वर्चुअल क्लास में। स्टूडेंट्स, इल्यूमिनेशन के अंतर्गत आज हम पढ़ने जा रहे हैं लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन के दो नियम होते हैं, वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहली वीडियो में हमने आपको इल्यूमिनेशन की बेसिक डेफिनेशंस कराई थी और आपको दो छोटे वाले न्यूमेरिकल भी कराए थे, ताकि आप लोगों को अगर आपके एग्जाम में वो 2 नंबर के 3 नंबर के पूछे जाते हैं तो आप आसानी से उन्हें कर पाए। और इससे पिछली वीडियो में हमने आपको 3 फैक्टर्स के बारे में बताया था, स्पेस हाइट रेशो के बारे में बताया था, हमने डिप्रिसिएशन फैक्टर के बारे में बताया था, हमने यूटिलाइजेशन फैक्टर के बारे में बताया था। तो स्टूडेंट्स, आज हम लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन पढ़ेंगे। इसमें हमारे 2 नियम होते हैं, प्रदीप्ति के नियम, हिंदी में बोलते हैं इसे प्रदीप्ति के नियम। तो ये होता है हमारा इनवर्स स्क्वायर लॉ, व्युत्क्रम वर्ग नियम। हिंदी में इसका नाम है व्युत्क्रम वर्ग नियम। इसे कहते हैं लैम्बर्ट कोज्जा नियम। ये हमारा लैम्बर्ट कोज्जा नियम होता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखिए इनवर्स स्क्वायर लॉ और लैम्बर्ट कोज्जा नियम को हम आज पढ़ने जा रहे हैं, ताकि आप लोगों को अच्छे से अच्छे तरीके से हम इसे बता पाएं। यह हमारा देखिए होता क्या है, हम आपके एक डायग्राम के माध्यम से आपको बताएंगे। तो सबसे पहले तो इसके नियम के अनुसार देखिए होता क्या है, इसकी स्टेटमेंट क्या है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनवर्स स्क्वायर लॉ, व्युत्क्रम कोज्जा नियम। किसी भी प्रकाश स्रोत द्वारा प्रकाशित तल पर पहुंचने वाली प्रदीप्ति, यानी कि किसी भी प्रकाशित अगर कोई तल है उस पर, जैसे छत से लाइट हमारे नीचे टेबल पर, रीडिंग टेबल पर आ रही है, तो वो हमारी उस प्रकाश तल से दूरी, जैसे ये हमारा एक लाइट सोर्स है और ये हमारी रीडिंग टेबल है जहां हमें लाइट चाहिए होती है। तो ये हमारा किसी प्रकाशित स्रोत द्वारा किसी प्रकाशित तल पर पहुंचने वाली प्रदीप्ति उस तल से प्रकाशित स्रोत की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जैसे इसकी और इसके बीच में जो हाइट है वो d है, वो उसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसे हम e से डिनोट करते हैं, तो e के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यह हमारी क्या है, इंटेंसिटी है इल्यूमिनेशन की। जो इल्यूमिनेशन जो है हमारा, इसके दूरी के वर्ग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जबकि जो इंटेंसिटी है, जो इसकी तीव्रता है, जिसे हम I से डिनोट करते हैं, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ से इस नियम की जो बेसिक डेफिनेशन वो यही है, जब किसी प्रकाशित तल से कोई हमारा प्रदीप्ति होती है तो उसका मान, इसका जो वर्ग है, जो इनके बीच की प्रकाशित तल और जो हमारे लाइट सोर्स है, इनके बीच की जो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती और इसकी जो इंटेंसिटी है लाइट की, इल्यूमिनेशन इंटेंसिटी के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ से इसे हम डायरेक्ट एक ही फॉर्मूले में इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा प्रदीप्ति, इसे इल्यूमिनेशन बराबर I अपॉन डी स्क्वायर हमारा हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आपको इसकी स्टेटमेंट समझ आ गई होगी। अब देखिए इसका हम किस तरीके से यूज करते हैं। हम अपने बोर्ड को आधा आधा करके इस्तेमाल कर लेते हैं। 1 अपॉन I अपॉन डी स्क्वायर, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। जैसा कि हम आपको एक डायग्राम दिखा रहे हैं, अभी एक डायग्राम आपको मिल जाएगा। एक डायग्राम आप देखिए स्क्रीन पर। तो इसमें क्या है, एक हमारे जो क्षेत्रफल है 3 अलग अलग, A1, A2 एंड A3, 3 समांतर पृष्ठ प्रकाश बिंदु S, जो हमारा S है, उस S से 3 हमारे अलग अलग क्षेत्रफल है A1, A2 एंड A3, जो D, 2D और 3D दूरी पर स्थित है। यानी कि इनकी जो वैल्यू है
वो जो अनुपात है 1:2:3 के अनुपात में ये है। तो तीनों पृष्ठों से जो हमारा प्रकाश बिंदु एक ही ठोस कोण जो हमारा सॉलिड एंगल ओमेगा से होकर गुजरता है। तो यहाँ से हम स्टेटमेंट इसकी लिख लेते हैं और इसका न्यूमेरिकल इसका डेरिवेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। देखिए इनवर्स स्क्वायर लॉ या व्युत्क्रम वर्ग, ये व्युत्क्रम वर्ग, व्युत्क्रम का क्या है, वर्ग है, इसका नियम पढ़ रहे हैं हम। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने एक पॉइंट सोर्स ले लिया जिसका जो नाम है वो ऐसे है। उस पॉइंट सोर्स से हमारे 3 अलग अलग क्षेत्रफल हमने A1, A2 एंड A3 लिए हैं। उसके बाद उनकी जो दूरी है पहले की D, 2D और 3D, इस तरीके से हम उनका अनुपात 1, 2, 3 में रख लेते हैं। तो यहाँ से क्षेत्रफल A1 के लिए ठोस कोण, सबसे पहले अब हम इसका डेरिवेशन करना स्टार्ट करते हैं। जो हमारा एरिया है, एरिया A1 फॉर एरिया A1 द सॉलिड एंगल, जो सॉलिड एंगल है उसकी जो वैल्यू है सॉलिड एंगल A1 सॉलिड एंगल हमारा किसके बराबर होता है, सॉलिड एंगल ओमेगा, ओमेगा बराबर A1/D, 2D का स्क्वायर, इतना होता है। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर, इसे हम 2 मान लेते हैं। इसे थोड़ा हम इधर लिख लेंगे। एरिया A1 के लिए जो सॉलिड एंगल है, सॉलिड एंगल ओमेगा बराबर A1D का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। तो ऐसे ही अब यहां से हम निकालेंगे A1 की सतह पर प्रदीप्ति फ्लक्स कितना, हमारा A1 की सतह पर जो हमारा सरफेस A1 है, सरफेस A1 पर जो हमारा प्रदीप्ति फ्लक्स है, जो हमारा प्रदीप्ति फ्लक्स है यानी कि इल्यूमिनेशन फ्लक्स, इल्यूमिनेशन फ्लक्स, इल्यूमिनेशन फ्लक्स क्या होता है, हमारा प्रदीप्ति तीव्रता या इल्यूमिनेशन इंटेंसिटी इनटू ठोस कोण, इल्यूमिनेशन इंटेंसिटी इनटू सॉलिड एंगल, इल्यूमिनेशन इंटेंसिटी, इल्यूमिनेशन इंटेंसिटी की जो वैल्यू होती है वो हमें किससे डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं, इनटू ओमेगा, ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू हम अभी निकाल कर आए हैं। तो ये हो जाएगा I टू A1/D2 का स्क्वायर। तो ये हमारी क्या आ गया, इल्यूमिनेशन फ्लक्स की वैल्यू आ गई है। यहां से अगर हम क्षेत्र की सतह पर प्रदीप्ति E1 हो, अगर जो क्षेत्र की जो क्षेत्रफल है A1, इसकी सतह पर जो इल्यूमिनेशन है वो हमारा कितना हो, E1 हो, तो E1 बराबर प्रदीप्ति फ्लक्स अपॉन क्षेत्रफल, इल्यूमिनेशन फ्लक्स अपॉन क्षेत्रफल यानी कि एरिया। इल्यूमिनेशन फ्लक्स की वैल्यू कितनी अभी हम निकाल के आए हैं, इल्यूमिनेशन जो फ्लक्स था I A1/D का स्क्वायर और एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/A1। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमारा A1 से A1 जो है कट जाएगा और ये ID का स्क्वायर हमारे पास बच जाएगा। तो E1 बराबर I/D² हमारा आसानी से आ जाएगा, क्योंकि जो हमारा एरिया है, देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, हमने बेसिक डेफिनेशन का यूज करते हुए हमने इसे लिख दिया E इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, इसका D का स्क्वायर से, ठीक है, I/D का स्क्वायर। उसके बाद हमने सॉलिड एंगल निकाला है, सॉलिड एंगल होता है एरिया अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। एरिया कितना था, A1 के लिए हमने ये लिया है। उसके बाद सरफेस A1 के लिए हमने इल्यूमिनेशन फ्लक्स निकाला है। इल्यूमिनेशन फ्लक्स क्या होता है, हमारा जो हमारा इंटेंसिटी होती है उसकी
जो इल्यूमिनेशन इंटेंसिटी इंटू ओमेगा, इसकी वैल्यू हमने यहाँ रख दी। तो उसके बाद हमने क्या निकाला है, उसके बाद हमने E1 जो है, E1 सतह पर प्रदीप्ति है, यानी कि सरफेस पर इल्यूमिनेशन, सरफेस पे इल्यूमिनेशन कितना है हमारा, ये क्या है हमारा सरफेस इल्यूमिनेशन। E1 क्या है हमारा सरफेस इल्यूमिनेशन, किसके बराबर होगा, इल्यूमिनेशन फ्लक्स अपॉन एरिया के। तो हमने एरिया से इसे डिवाइड कर दिया है। एरिया की जो वैल्यू है हम A1 के लिए ले रहे हैं, तो ये हमारा A1 से A1 कट जाएगा और ये हमारा इतना आ जाएगा। इसी प्रकार तो यहां से आप इसे नोट कर लीजिए, यहां से इसी प्रकार यहां से लिखेंगे हम, देखिए इसी प्रकार ये तो हमारा E1 के लिए, जैसा आपने डायग्राम में देखा E1 के लिए है, ऐसे ही हम E2 के लिए इसे निकालेंगे। तो E2 जो बराबर है हमारे पास I/2D का स्क्वायर, ये भी हमारा लक्स में हो जाएगा। सेम फॉर E3 I/3D का स्क्वायर, और ये हमारा लक्स हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसे अच्छे तरीके से इसे स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम तीनों का अनुपात लें तो वो किस तरीके से आएगा हमारा, अगर तीनों का अनुपात लिया जाए तो यहाँ लिख लेते हैं हम इसे। तीनों का जो अनुपात आएगा हमारा E1 E2 E3 I/T²। ये हमारा इससे टोटल रिजल्टेंट आ गया है। इसी पर इससे क्या है हमारा, देखिए इससे हमारा रिजल्ट निकलता है, हमने अपनी जो इनवर्स स्क्वायर लॉ है उसे सेटिस्फाई कर दिया है। वो क्या था, किसी प्रकाश स्रोत द्वारा प्रकाशित तल पर पहुंचने वाली प्रदीप्ति उस तल से प्रकाशित स्रोत के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती तथा उसकी जो इंटेंसिटी है उसके क्या होता है हमारा अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ से हमने ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को डेराइव कर दिया है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमने इसका डेरिवेशन किया है, तो उम्मीद है आपको ये डेरिवेशन अच्छा लगा होगा। अच्छे से आप इसे पढ़ सकते हैं, अच्छे से इसे तैयार कर सकते हैं। इस डेरिवेशन को अच्छे से आप तैयार कर लेना। चलिए अब पढ़ते हैं हम इसका लैम्बर्ट-कोज्या नियम। इसी लेक्चर में हम आपको दोनों नियम करा देते हैं ताकि आप लोग अच्छे से अच्छे तरीके से इसे पढ़ पाएं। लैम्बर्ट कोसाइन लो। देखिए क्या होता है, किसी प्रकाश स्रोत द्वारा किसी प्रकाशित तल पर पहुंचने वाली प्रदीप्ति E स्रोत से आने वाली प्रकाश किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण की कोज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। E प्रोपोर्शनल टू कोस थीटा। और यहाँ से अभी हमने नियम पढ़ा है, तो यहाँ से E बराबर I/d² कोस थीटा। देखिए वो हमारा बिल्कुल प्लेन सरफेस के लिए होता है और ये हमारा इंक्लाइंड सरफेस के लिए फॉर्मूला होता है। यहाँ हम जब इल्यूमिनेशन हमारा डायरेक्टली सरफेस पर होता है तो वो हमारा हम इनवर्स स्क्वायर लॉ लगाते हैं, और जब हमारा जो है किसी एंगल पे या इंक्लाइनेशन पे हो रहा है तो हम लैम्बर्ट-कोज्या नियम को लगाते हैं। तो यहाँ से आप लोग को समझ आ गया होगा कि किस टाइम पे कौन सा लॉ हमें लगाना है, किस टाइम पे कौन सा लॉ हमें लगाना है। जैसे कोई हमारा ये सरफेस है, ये हमारा पॉइंट, ये जो है ये हमारा लाइट सोर्स है,
ये हमारा लाइट सोर्स है और इस सरफेस पे ये थीटा एंगल पे जा रहा है। तो उस टाइम पर स्टूडेंट्स हम लैम्बर्ट कोसाइन लॉ का यूज करेंगे। अगर ये हमारी सीधी सरफेस होती, बिल्कुल डायरेक्ट सरफेस होती, ये ऊपर से यहाँ लाइट डालता, तो ये हमारा इनवर्स स्क्वायर लॉ हम अप्लाई करते। अगर वो किसी एंगल पे है, किसी सरफेस पे है, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, हम लैम्बर्ट कोसाइन लॉ लगाते हैं। तो लैम्बर्ट कोसाइन लॉ की जो स्टेटमेंट है वो ये है। अगर एक बार और बोल देते हैं, आप नोट कर लीजिए। किसी प्रकाश स्रोत द्वारा किसी प्रकाशित तल पर पहुंचने वाली प्रदीप्ति ई स्रोत से आने वाली प्रकाश किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण की कोज्या के या कोसाइन के अनुक्रमानुपाती होता है। चलिए अब इसका डेरिवेशन करते हैं। हम इसका डेरिवेशन करते हैं जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा। एक जो सतह का क्षेत्रफल है, एक एरिया है जो थीटा कोण पर हमारी फ्लक्स की जो लाइनें हैं उस पर पड़ रही हैं। उसके अलावा यहाँ से हमने एक, हमारे पास एक पी क्यू, एक क्या है, हमारे पास एक सतह है जिस पर थीटा एंगल से जो स्रोत है ओ, जो हमारा सोर्स है ओ, उस ओ से हमारा जो थीटा एंगल से हमारे जो रेज हैं, जो फ्लक्स लाइन है वो पड़ रही हैं किस पर, पी क्यू पर। और पी क्यू जो है हमारा, पी क्यू बराबर आर एस कोस थीटा होता है, या कोस थीटा बराबर आर एस अपॉन पी क्यू, क्योंकि कोस थीटा जो होता है हमारा लंब बटे आधार बटे कर्ण होता है। कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ये हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये हमारा पी क्यू क्या है, बेस है, और हाइपोटेनस कितना है हमारा, आर एस है। इस वाले डायग्राम में क्या है हमारा, बेस कितना है, पी क्यू है, और जो हमारा हाइपोटेनस है वो आर एस है, और ये एच डिस्टेंस पर हमारा एक दूसरे से मिला हुआ है। तो यहाँ से अब देखिए, अब हम इसका डेरिवेशन करना स्टार्ट करते हैं। सतह पी क्यू पर प्रदीप्ति, जो हमारा सरफेस है पी क्यू पर प्रदीप्ति या इल्यूमिनेशन, सतह पी क्यू पर प्रदीप्ति, इसे लिखेंगे हम ई पी क्यू बराबर फ्लक्स अपॉन पी क्यू का क्षेत्रफल। फ्लक्स अपॉन पी क्यू का क्षेत्रफल। तो इस पर कितना फ्लक्स होता है हमारा, आई इंटू ओमेगा, ये अभी हम करके आए हैं, और अपॉन पी क्यू का क्षेत्रफल। अभी इस टाइप का हम डेरिवेशन करके आए हैं। तो यहाँ से फ्लक्स अपॉन पी क्यू का क्षेत्रफल, फ्लक्स का जो वैल्यू है आई इंटू ओमेगा है, ऐसे ही इसे हम लिख लेंगे 1 अपॉन पी क्यू का क्षेत्रफल गुणा पी क्यू का क्षेत्रफल कोण डी स्क्वायर, क्योंकि ये हमारा क्या था, ओमेगा बराबर A1 अपॉन D1 का स्क्वायर, यानी कि क्षेत्रफल बटे डी का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा ये सीधा सीधा ई पी क्यू बराबर 1 अपॉन डी स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारा ओमेगा, क्योंकि ओमेगा जो होता है हमारा, ओमेगा वो हमारा क्षेत्रफल अपॉन जो त्रिज्या है उसका स्क्वायर होता है। अभी हमने ये वाली वैल्यू पढ़ी थी, तो इसी वजह से हमने इसका ये वाला कर दिया है। और ई पी क्यू बराबर 1 अपॉन डी स्क्वायर हमारे पास बच जाता है। तो अब देखिए यहाँ से सतह जो हमारी सरफेस है आर एस पर जो हमारा कितना इल्यूमिनेशन होगा, नोट कर लीजिए आप इसे। देखिए जो हमारी जो सतह है, जो हमारी सरफेस है आर एस पर, अब हमारी ई आर एस पर
कितना हमारा फ्लक्स होगा, वो होगा फ्लक्स अपॉन RS का क्षेत्रफल। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, फ्लक्स कितना है हमारा, फ्लक्स अपॉन PQ का क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा हमारा फ्लक्स अपॉन RS का क्षेत्रफल। RS किसके बराबर है, PQ बराबर, अभी हमने लिखा था RS कोस थीटा। तो ये हो जाएगा PQ की, अगर RS की वैल्यू हम निकाले, RS हो जाएगा PQ अपॉन का क्षेत्रफल अपॉन कोस थीटा। देखिए अगर यहाँ से हम RS की वैल्यू निकाल लें तो RS बराबर हो जाएगा PQ अपॉन कोस थीटा। तो वही वैल्यू हमने यहाँ फ्लक्स की जगह पर पुट की है। पहले हमने PQ के लिए निकाला था, अब हम RS के लिए निकाल रहे हैं, सेम टू सेम। तो यहाँ से जो हमारा आ जाएगा फ्लक्स की जो वैल्यू रखेंगे इसमें हम, तो फ्लक्स बराबर ये हमारा पूरा टोटल जैसे हमने पहले किया है, ये हमारा इस तरीके से आ जाता है। E बराबर ERS बराबर I अपॉन डी स्क्वायर इंटू कोस थीटा। तो यहाँ से ये इक्वेशन नंबर हमारी 2 हो जाएगी। तो आप लोगों को इतना डेरिवेशन समझ में आया होगा। अब डायग्राम से हम क्या करेंगे, कोस थीटा की वैल्यू पुट करेंगे। डायग्राम में हम क्या करेंगे, डायग्राम से कोस थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, और कोस थीटा की वैल्यू जो थी हमारी, कोस थीटा बराबर H अपॉन डी था। तो यहाँ से हम D बराबर H अपॉन कोस थीटा अपने जो वैल्यू है उसमें पुट कर देंगे, और दोनों ही टर्म्स में हम इसका मान निकाल लेंगे। हम दोनों ही टर्म में इसका मान निकाल लेंगे। देखिए कैसे, हम इसे H की फॉर्म में भी निकाल लेते हैं और इसे D की फॉर्म में भी निकाल लेते हैं। RS बराबर I अपॉन H कोस थीटा का स्क्वायर, H कोस थीटा का स्क्वायर इंटू कोस थीटा। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा I अपॉन H स्क्वायर कोस थीटा। RS बराबर I अपॉन H स्क्वायर कोस थीटा, कोस H अपॉन कोस थीटा, हाँ ये अपॉन था तो ये हमारा कोस क्यूब थीटा। ये RS बराबर कोस की पावर 3 थीटा। तो यहाँ से हमारे पास दो फॉर्मूले आ गए हैं। ERS बराबर एक तो होता है हमारा I डी स्क्वायर कोस थीटा, एक होता है हमारा I H स्क्वायर कोस की पावर 3 थीटा। यानी कि जो RS में जो इल्यूमिनेशन होगा वो हमारा I अपॉन डी स्क्वायर कोस थीटा होगा। अगर इसे हाइट की टर्म में लिखें तो I अपॉन H स्क्वायर कोस की पावर 3 थीटा। D क्या है, सतह व स्रोत के मध्य दूरी। D क्या था हमारा, सतह और जितनी भी जो हमारी स्रोत था, जैसे हमने आपको बताया था ये हमारी सरफेस है और ये हमारा लाइट सोर्स है, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो हमारी, हमने क्या माना है इसमें, D माना है। H सतह से सोर्स की ऊंचाई मीटर में, H क्या है, सोर्स से सतह की जो ऊंचाई है वो मानी है। I क्या है, प्रदीप्ति है जो कि हमारी कैंडिला में होती है। ये हमारा इसकी जो वैल्यू होती है, इसका जो मात्रक है कैंडिला, और ये मीटर में, और ये भी मीटर में होता है। तो किसी भी सोर्स के लिए हम इसे अलग से निकाल सकते हैं। देखिए अब हमने पढ़ा है इनवर्स स्क्वायर लॉ और लैम्बर्ट कोसाइन लॉ। इन दोनों नियम का अपना अपना महत्व है। जैसे अगर हम सीधी प्लेन सरफेस के लिए सीधा इल्यूमिनेशन देखते हैं तो हम वहाँ इनवर्स स्क्वायर लॉ लगाएंगे, और अगर हम इसमें अलग किसी भी इंक्लाइनेशन पे या किसी भी थीटा एंगल पर इसका इस्तेमाल करते हैं तो हम उस टाइम पर स्टूडेंट्स लैम्बर्ट का ओजा नियम या लैम्बर्ट स्क्वायर लॉ लगाएंगे। तो इन दोनों नियम से अब हम दोनों को एक बार देख लेते हैं कि किस तरीके से क्या इनका रिजल्टेंट निकला है और किस तरीके से इन्हें न्यूमेरिकल में हम इस्तेमाल करेंगे। हम इनसे आने वाले जो हमारी क्लास है
टाइप्स ऑफ इल्यूमिनेशन सिस्टम पढ़ेंगे अगली क्लास में, और इनके न्यूमेरिकल्स भी आपको साथ साथ कराएंगे। देखिए, जब इनवर्स स्क्वायर लॉ हमने पढ़ा था इल्यूमिनेशन का, तो वहाँ हमारे पास आया था EI/D²। अब यहाँ आया है E=I/D² cos थीटा या I/H² cos⁻³ थीटा। तो देखिए, अगर प्लेन सरफेस है तो अगर हमारी प्लेन सरफेस है उसके लिए तो हम लगाएंगे I/D²। अगर हमारी इंक्लाइंड सरफेस है जिसमें हमारा जो लाइट सोर्स है और जो हमारा सरफेस है उन दोनों के बीच में कोई भी एंगल बन रहा है, तो उस टाइम पर हम ये कोस थीटा वाला इस्तेमाल करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए दोनों लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक कोई ना कोई आपके एग्जाम में हर बारी पूछा जाता है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अच्छे से अच्छी और वीडियो के लिए हमें मोटिवेट करते रहें। साइन जो हमारा लाइक करते रहे, वीडियो को शेयर करते रहे अपने दोस्तों को, एक दूसरे को अपने डाउट्स हमारे साथ मिल करके क्लियर करते रहे। तो स्टूडेंट्स, बने रहें हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।